नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर डॉली रानी गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इटावा से आपके सामने गृह विज्ञान में भोजन एवं पोषण पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ और वो है भोजन क्या है और भोजन के कार्य क्या है। जैसा कि सभी को विदित है कि इस ब्रह्मांड पर दो तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं, एक सजीव वस्तुएं, दूसरी निर्जीव वस्तुएं। जब हम सजीव वस्तुओं की बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड पर उनको जीवित रहने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वो है भोजन, जल, हवा और सूर्य का प्रकाश। ये चारों ही वस्तुएं जो सजीव वस्तुएं हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है, जिसमें भोजन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज का हमारा विषय है कि भोजन क्या है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना कि जो हम खाते हैं वही भोजन है काफी होगा? क्या यह भोजन की समुचित परिभाषा है या संकुचित परिभाषा है? तो आइए जानते हैं। सामान्य तौर पर भोजन को परिभाषित करने के लिए तीन परिस्थितियां बताई गई हैं, वो निम्नलिखित हैं। वो है कि कोई भी ठोस, अर्ध तरल या तरल पदार्थ जो खाने योग्य हो। पहली कंडीशन तो यही आ गई आपके सामने कि भोजन कोई भी ठोस, अर्ध तरल या तरल पदार्थ हो सकता है, बशर्ते वह खाने योग्य होना चाहिए। इसकी दूसरी परिस्थिति है पचने योग्य हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जो खाने योग्य हो उसे हम भोजन नहीं कहेंगे, बल्कि वो डाइजेस्ट भी हो जाए, उसका हमारे शरीर में पाचन भी हो जाना चाहिए। इसकी तीसरी परिस्थिति है, वो है कि जो शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील रखने के लिए आवश्यक है, वही भोजन है। अर्थात अगर हमने कुछ खाया, वो हमारे शरीर में पच भी गया, खाने योग्य भी था, पचने योग्य भी था, लेकिन हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं था, शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील रखने के लिए आवश्यक नहीं था, उसको हम भोजन नहीं कहेंगे। भोजन वही है जो खाने योग्य हो, पचने योग्य हो, साथ ही शरीर के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। इस प्रकार से हम भोजन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कोई भी ठोस, अर्ध तरल या तरल पदार्थ जो खाने योग्य हो, पचने योग्य हो और साथ ही साथ जो शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील रखने के लिए आवश्यक हो, भोजन कहलाता है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये भोजन की थाली आ गई। इस थाली में आप देखेंगे कि कुछ आपको ठोस पदार्थ दिख रहे हैं। ये गिलास में आपको जो दिख रहा है ये तरल पदार्थ है। ये कुछ आपको अर्ध तरल पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं जो कटोरियों में रखी हुई खीर है या सब्जियां हैं, ये अर्ध तरल पदार्थ भी हैं। ये सभी खाने योग्य हैं, पचाने योग्य हैं, पौष्टिक हैं, शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व देते हैं, जिससे शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है, वृद्धि और विकास करता है और उसकी विभिन्न रोगों से रक्षा होती है। तो इस प्रकार ये भोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा भी दी गई है फूड डिक्शनरी के अनुसार, वह पौष्टिक पदार्थ। देखिए, पौष्टिक पदार्थ की बात हो रही है यहाँ पर। पौष्टिक अर्थात जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि पोषक तत्व क्या है, तो इसके बारे में हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। यहाँ है कि पौष्टिक पदार्थ होना चाहिए जिसमें पोषक तत्व उपलब्ध हो, जो किसी जीव के शरीर में ग्रहित व शोषित हो जाए। देखिए, दो कंडीशंस यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं। एक तो उसका शरीर में ग्रहण हो जाए, शरीर उसको ग्रहण कर ले, और दूसरा एब्जॉर्व कर ले, शोषित कर ले, होकर उसकी वृद्धि का कार्य, शरीर की वृद्धि का कार्य, टूट फूट से होने वाली मरम्मत का कार्य और जीवित रहने के लिए जितने प्रकार की भी क्रियाएं होती हैं उनको संचालित करता हो, उसे हम भोजन कहते हैं। यह परिभाषा फूड डिक्शनरी के अनुसार दी गई है। एक दूसरी परिभाषा है, वो इस प्रकार है, भोजन वे सभी आवश्यक पदार्थ होते हैं जिसे ग्रहण करने से किसी जीव की शरीर की रचना
तथा टूट-फूट की मरम्मत होती है। देखिए, शरीर की रचना भी होती है। रचना से तात्पर्य है पूरा शरीर जो हमारा बनता है, वो शरीर की रचना। एक छोटी-सी कोशिका मानव शरीर का रूप ले लेती है, तो वो किस प्रकार से होता है? जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, उनसे होता है। साथ ही साथ जब हमारा वृद्धि और विकास पूरा हो चुका होता है और हमारे शरीर में साथ ही साथ वृद्धि और विकास के साथ-साथ कोशिकाओं की, ऊतकों की टूट-फूट भी चलती रहती है, तो उनके टूट-फूट की मरम्मत करना भी भोजन का कार्य होता है। वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि वो सभी आवश्यक पदार्थ जो मानव शरीर में ग्रहण होकर निम्नलिखित कार्य करते हों, उनको हम भोजन कहते हैं। अब इसके आगे हम आपको हालाँकि आपके सामने ये जो परिभाषाएँ दी गई, अर्थ बताए गए, उससे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन के कार्य क्या हैं। लेकिन फिर भी आगे हम आपको भोजन के कार्य के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भोजन के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है शारीरिक क्रियात्मक कार्य, दूसरा है सामाजिक कार्य और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। शरीर क्रियात्मक कार्यों को फिर से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा शारीरिक वृद्धि में सहायता करना, तीसरा शरीर का बीमारियों से बचाव करना और चौथा शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। हम बात करते हैं शरीर क्रियात्मक कार्य की। ऊर्जा प्रदान करना। भोजन हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा क्या होती है? आप सभी को याद होगा जब हम बच्चे थे तो हमारी जो मदर थी वो हमको खाना खाने के लिए कहती थी और वो क्या कहती थी कि बेटा खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से आएगी? तो ये ताकत क्या है? यही ताकत है ऊर्जा, एनर्जी अर्थात काम करने की शक्ति। हम कार्य किस प्रकार से करेंगे? जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा, वो एनर्जी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वो हमको भोजन से प्राप्त होती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को, कार्यों को करते हुए दिखाया जा रहा है। तो इन कार्यों को करने के लिए हमको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसके बाद वृद्धि एवं विकास का कार्य। तो इसको भी हम इसी बात से समझते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारी मदर हमसे कहती थी कि बेटा खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? तो ये बड़े होना, ये कहलाता है ग्रोथ। और साथ ही साथ इस वृद्धि के साथ-साथ जो हमारा सामाजिक और मानसिक विकास होता है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। आप देख रहे हैं एक छोटा-सा बच्चा जो धीरे-धीरे घुटनों चल रहा है, फिर चलना सीख रहा है और इस तरह से युवावस्था की तरफ पहुँच गया और युवावस्था से फिर वृद्धावस्था की तरफ दिखाया जा रहा है। तो ये जो वृद्धि और विकास का कार्य है, यह भी भोजन के द्वारा ही संभव होता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है रोगों से रक्षा। अर्थात हमारा शरीर में प्राकृतिक रूप से ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाई गई है। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी रोगों से रक्षा करती है। किंतु उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना भोजन के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर हम पोषक तत्वों वाला भोजन लेंगे तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होगी, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। इसका चौथा महत्वपूर्ण कार्य है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाएं भी होती रहती हैं, जैसे अनेक स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं। सांस लेना, जल का संतुलन बनाए रखना, पल्स रेट चलती रहती है। तो इस प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं। उनके संचालन, नियंत्रण और नियमन के लिए भी भोजन अति आवश्यक है। ये आपको हम दिखा रहे हैं। ऊर्जा प्रदान करना, मैंने आपको बताया हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली
स्वैच्छिक क्रिया जिसको हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे उठना, बैठना, खेलना, सफाई करना, खेत में काम करना, मजदूरी करना, महिलाओं का रसोई घर में या अपने घर के कार्य काज करना, ये सभी कार्य हम अपनी इच्छा से स्वैच्छिक करते हैं, जिसमें हमारे बाहरी अंगों का संचालन होता है, मांसपेशियों का उपयोग होता है। ऐसी क्रियाएं स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन स्वैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए भी व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा शारीरिक क्रिया करता है, उसको उतना ही अधिक भोजन में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके। साथ ही साथ हमारे शरीर में अनेक ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिस पर हमारा किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं होता। हम चाहें या ना चाहें, ये क्रियाएं हमारे शरीर में 24 घंटे अपना कार्य करती रहती हैं, ये क्रियाएं होती रहती हैं। कौन-कौन सी क्रियाएं हैं ये? श्वसन, पाचन, रक्त का बनना, दिल का धड़कना आदि। ये सभी क्रियाओं को करने के लिए आंतरिक अंग कार्य करते हैं और इन आंतरिक अंगों को भी इन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये ऊर्जा हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त भोजन से प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और इसके मुख्य स्रोत हैं तेल, घी, तिलहन, अनाज, दलहन, शर्करा, जड़ कंदमूल आदि। वृद्धि एवं विकास हमारे शरीर में अ, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये वृद्धि के इंडिकेटर्स हैं जो दिखाते हैं कि हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है। और विकास से तात्पर्य होता है हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास आदि। तो ये वृद्धि और विकास के लिए हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ भोजन हमारे शरीर में होने वाली कोशिकाओं और ऊतकों के टूट-फूट, मरम्मत व पुनः निर्माण का कार्य भी करता है। और वृद्धि और विकास का कार्य करने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रोटीन की और विटामिन्स की, रोगों से रक्षा। यह भोजन का तीसरा मुख्य शारीरिक कार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त जो है वो संपूर्ण शरीर में संचालित होता है। इस रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं तो हमारे संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं, किंतु श्वेत रक्त कोशिकाएं ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे शरीर में बाहर से आने वाले रोगों के विषाणुओं और जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है, उन्हें नष्ट कर देता है, उन्हें बाहर निकाल देता है, उनका भक्षण कर लेता है। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं और इन श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। इसका चौथा महत्वपूर्ण कार्य है शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन। हमारे शरीर में अनेक शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण, मल मूत्र उत्सर्जन पर नियंत्रण, जल संतुलन, रक्त का थक्का बनना, रक्त का अविरल बहाव, श्वास गति का नियमन, ये सभी कार्य नियमन, नियंत्रण और संचालन से संबंधित हैं, जिसके लिए भोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम आगे अभी तक हमने आपके सामने भोजन के शारीरिक कार्यों को स्पष्ट किया। अब हम आगे भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक से अर्थ होता है मानसिक संतुष्टि, अर्थात भोजन जहाँ एक तरफ हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी तरफ हमें मानसिक संतुष्टि भी देता है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब कभी भी हमारा कुछ फेवरेट डिश खाने में बन जाती है, जो हमें बहुत ही पसंद होती है,
ऐसा कुछ अगर भोजन हमारे लिए बन जाता है तो हमें अत्यंत खुशी का अनुभव होता है। अगर कोई तनाव भी होता है तो वो भी मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ हमारी भूख भी बढ़ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। तो हमें क्या करता है, ये मानसिक संतुष्टि देता है। इसी के विपरीत यदि कभी ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा भोजन बन जाए जो हमको पसंद ना हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? उस परिस्थिति में जितनी भूख हमें लगी होती है, वो भूख कम हो जाती है। हम कहते हैं, अब भूख नहीं है, अब हमें नहीं खाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोजन हमें कहीं न कहीं मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें प्रसन्न रखने में, हमें तनाव मुक्त रखने में भोजन अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य अब हम आपके सामने, यह अंतिम कार्य हम आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं, वो है सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य में हम भोजन की सामाजिक कार्य में हम आपको क्या बता सकते हैं? देखिए कि जो हमारा समाज है, उस समाज में हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण भी भोजन करता है। भोजन विभिन्न समारोह में, विभिन्न त्योहारों में बनाए जाने वाला भोजन हमारी वैल्यूज़, हमारे कल्चर को दिखाता है। कैसे? जैसे ईद पर खाई जाने वाली सेवइयाँ, वहीं दूसरी होली पर खाई जाने वाली गुजिया। क्या दिखाता है? ये हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज़ को भी समाज के सामने प्रदर्शित करता है। साथ ही विशेष अवसर जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन समारोह आदि में जो भोजन आयोजित किया जाता है, वो भी हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। अतिथि सत्कार को दिखाता है। मैत्री, दोस्ती बढ़ाने के लिए भी भोजन एक अत्यंत ही आवश्यक माध्यम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ भोजन का हमारे शारीरिक शरीर में कार्य है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वहीं हमारे भोजन हमें मानसिक संतुष्टि भी देता है और भोजन का सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भोजन व भोजन के कार्यों को स्पष्ट करने की एक छोटी-सी कोशिश की है। इसके आगे के विषय को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।